नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब बंगाल के बाद बिहार में होगा खेला। लालू यादव जेल से बाहर आने के बाद हो गए हैं सक्रिय और नीतीश कुमार की सरकार पर छा रहा है जबरदस्त संकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 41 महीने बाद बिहार पॉलिटिक्स में लालू यादव की डायरेक्ट एंट्री, जिसके बाद आरजेडी नेताओं संग बैठक करेंगे लालू यादव। जेडीयू ने इस पर अटैक किया है, लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने ये खबर आ रही है कि बिहार में अब खेला होगा और जेडीयू की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक और आंध्र ने बढ़ाई है बिहार की टेंशन, बिना जांच हजारों की संख्या में गांव लौट रहे हैं मजदूर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आईएमएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना संकट से निपटने में स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया हैरानी भरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 40 महीने बाद बिहार पॉलिटिक्स में लालू यादव की डायरेक्ट एंट्री, आरजेडी नेताओं संग करेंगे बैठक, जेडीयू ने किया अटैक। जी हां दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद रविवार 9 मई दोपहर 2 बजे बिहार के सभी विधायकों एवं और हालिया विधानसभा चुनाव में हारे हुए राजद प्रत्याशियों से वर्चुअल रूबरू होंगे। इस दौरान वह संवाद भी करेंगे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। लालू यादव करीब 41 महीने बाद राजद नेताओं के साथ एक साथ मीटिंग करेंगे। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि यह कोई मीटिंग नहीं होगी। कोरोना की महाआपदा में वह बतौर अभिभावक अपने प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के सामने रूबरू होंगे। कोविड के संदर्भ में वह अपने विचार रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह संवाद बेहद खास होगा। इसमें केवल जीते विधायक, हराए गए राजद प्रत्याशी, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य ही मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि संवाद में शामिल होने वालों को बता दिया गया है कि इस वर्चुअल संवाद में वह लोग अपने घरों से सेलफोन के जरिए ही संवाद करेंगे। इस दौरान उनके परिवार का कोई भी सदस्य भी मौजूद नहीं रहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक और आंध्र ने बढ़ाई बिहार की टेंशन, बिना जांच हजारों की संख्या में गांव लौट रहे मजदूर। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को सूबे में 13,466 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 62 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। इससे ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को 15,126 नए मरीज मिले थे, जबकि 90 संक्रमितों की मौत हुई थी। प्रदेश में गहराते कोरोना संकट को लेकर सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है। बावजूद इसके संक्रमण के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। इस बीच आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लॉकडाउन और सख्ती के बाद यहां से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार अपने गांव लौट रहे हैं। लेकिन बिना कोविड जांच अपने घरों को लौट रहे हजारों की संख्या में इन मजदूरों ने नीतीश कुमार सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद देश के तमाम राज्यों में लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसका सीधा असर रोजी रोटी की तलाश में गए प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है। 2020 की तरह ही एक बार फिर उन्हें अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाल ही में मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार वापस लौटे थे। अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं। अचानक इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों के पलायन का सीधा असर कोरोना संबंधी गाइडलाइंस के पालन पर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बिना जांच के हजारों की संख्या में प्रवासी लोग सूबे में अपनों के बीच आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रवासियों को अपने गृह नगर लौटने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए रेलवे ने कर्नाटक के अलग अलग हिस्से से बिहार, झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया। इनमें मैसूर, बेंगलुरु और यशवंतपुर से बिहार के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना संकट से निपटने में स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया हैरानी भरी। जी हां दोस्तों, भारतीय चिकित्सा संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को जारी एक बयान में कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए सही कदम न उठाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का समर्थन किया है। आईएमए ने एक बयान जारी कर कहा, आईएमए कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से पैदा हुए संकट से निपटने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बेहद सुस्त और अनुपयुक्त तरीकों को देखकर हैरान है। सामूहिक चेतना, आईएमए व अन्य पेशेवर सहयोगियों द्वारा किए गए अनुरोधों को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और अक्सर जमीनी हकीकत को समझे बिना निर्णय लिए जाते हैं। आईएमए का कहना है कि देश में लॉकडाउन लगाकर संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकेगी। बयान में कहा गया है कि आईएमए कुछ राज्यों में 10 या 15 दिनों के लॉकडाउन की बजाय योजनाबद्ध और पूर्व घोषित संपूर्ण लॉकडाउन के लिए जोर देता रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को संभालने का वक्त सरकार को मिल सकेगा। केंद्र सरकार निभाए जिम्मेदारी,
आईएमए के जय जयलाल ने बीबीसी संवाददाता कमलेश मैठेनी को बताया कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत क्यों है और स्थिति से निपटने के लिए राज्यों का लॉकडाउन क्यों नाकाफी है। डॉक्टर जयलाल ने कहा, लॉकडाउन से संक्रमण की चेन टूटेगी और इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या कम होगी। इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा सकेगा, लेकिन अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं होने वाला है। राज्यों में लॉकडाउन है लेकिन लोगों का मूवमेंट अब भी जारी है। अधिकतर सर्विसेज चल रही हैं। कर्नाटक में लॉकडाउन है लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा रहे हैं। लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए सीमा पार कर रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा है, लेकिन देश में लॉकडाउन लगा तो ऐसे नहीं हो सकेगा। भले ही आप तुरंत ऐसा ना करें, इसके लिए 2 या 3 दिन का समय दें। डॉक्टर जयलाल कहते हैं, राज्यों ने लॉकडाउन किया है, ऐसे में केंद्र सरकार को सामने आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उन्हें छिपना नहीं चाहिए। आईएमए का कहना है कि उन्होंने सरकार को लॉकडाउन का सुझाव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया। संघ ने कहा, इस सुझाव को खारिज करने का ही नतीजा है कि अब रोज संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और मॉडरेट से लेकर गंभीर मामले 40% तक बढ़ गए हैं। छिटपुट नाइट कर्फ्यू से कुछ भला नहीं होने वाला है। अर्थव्यवस्था जरूरी है, लेकिन जीवन अर्थव्यवस्था से ज्यादा कीमती है। आईएमए ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बयान में कहा गया है कि ऑक्सीजन का संकट हर दिन गहराता जा रहा है और लोग इसके कारण दम तोड़ रहे हैं। इससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के बीच डर पैदा हो रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की जनता के साथ गद्दारी, कोविड से भी बड़ी महामारी, लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जेल से बाहर आते ही राजनीति में पूरी तरह सक्रिय दिख रहे हैं। लालू प्रसाद रविवार को अपने विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक भी करने वाले हैं। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा का नाम लिए बिना निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की गद्दारी को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को सतर्क करते हुए लिखा, सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोविड से भी बड़ी महामारी है। माना जा रहा है कि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी लालू ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को भाजपाई तक करार दे चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाजपाई नीतीश के इस राज का कोई नामकरण नहीं करना। बिहार में ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, बेड की तो छोड़िए, साधारण बुखार का दवा तक नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब भी नहीं देगा। बहरहाल लालू प्रसाद के जेल से बाहर आने के बाद बिहार की सियासत गर्म होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, कोरोना प्रबंधन में सरकार विफल, सपा कार्यकर्ता करे पीड़ितों की मदद। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोरोना प्रबंधन और नियंत्रण में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वो खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने गांव, आसपास की जनता की भरपूर सहायता का संकल्प लें और हर संभव मदद करें। अखिलेश ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि आज के हालात में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब शहरों, महानगरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो गया है। गाँव में तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं के बराबर है और वहाँ संक्रमितों की जाँच ही नहीं हो रही है, उपचार तो दूर की बात है। यादव ने कहा कि ये बात जग जाहिर हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर दिया है और दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया कि कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या न कम हो रही है और न मौतों का सिलसिला थम रहा है। ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसों के दौर में भी भाजपा सरकार संवेदन शून्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जो दावे करे, हकीकत में कोरोना के मरीज अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर में इलाज तथा ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाएं, इंजेक्शन, सर्जिकल उपकरण बाजार से गायब हैं और इनकी कालाबाजारी को सरकार रोकने में अक्षम है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय में जो स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की थी, उन्हें भाजपा सरकार ने आते ही बर्बाद कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेंट्रल विस्टा है आपराधिक बर्बादी, पीएम मोदी का बिन नाम लिए राहुल का ट्वीट। लोग बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम जारी रहने को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता पहले ही सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए हुए उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए ट्वीट करते हुए लिखा कि सेंट्रल विस्टा एक आपराधिक बर्बादी है, इसलिए लोगों की जिंदगी को बचाने पर ध्यान दे, न कि एक नए घर को पाने के लिए अपने अंधे अहंकार को महत्व दें। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने कोरोना महामारी के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर एनएसयूआई नेता
सन्नी मेहता ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि फकीर तो एक कमरे के घर पर भी रह सकता है, पर हमारे वाला फकीर 20,000 करोड़ का घर बना रहा है और 9,000 करोड़ के 2 जहाज। इतने पैसों में पूरे देश को फ्री वैक्सीन लग सकती है, पर हुजूर का शौक सलामत रहे। बता दें कि एक बार एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को फकीर कहा था, जिसके बाद से ही विपक्षी दलों के नेता भी फकीर कहकर उन पर निशाना साधते रहते हैं। इसके अलावा आदित्य वर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इतिहास में लिखा जाएगा कि जब लोगों के घर जल रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी अपना आशियाना बनवा रहे थे। वहीं राम कृपाल नाम के भी एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि नई संसद और आलिशान मोदी महल पर 20,000 करोड़ बर्बाद करने के बजाय इन पैसों से अस्पताल और ऑक्सीजन के इंतजाम करें, वरना देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। बता दें कि पिछले दिनों भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा से जुड़ी एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोविड संकट है, जांच नहीं, टीका नहीं, ऑक्सीजन नहीं, आईसीयू नहीं, प्राथमिकताएं। इसके अलावा इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि अप्रैल 2020 में मैंने आग्रह किया था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को समाप्त कर दिया जाए और इसे आवंटित धनराशि को राज्यों को वितरित की जाए ताकि वे महामारी से लड़ सके। यह परियोजना कितनी अधिक क्रूर और मारक है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।